नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल वेदास्तु जी। मित्रों, आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं। चैप्टर का नेम है कॉनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद। ये चैप्टर नंबर आपका 11 है, स्टैंडर्ड 11 के लिए, और ये लेक्चर नंबर आपका 1 है, जिसका नाम मैंने रखा है इंट्रो लेक्चर। वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको कॉनिक सेक्शन क्या है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, यानी शंकु परिच्छेद क्या है उससे आपका परिचय मैं इस लेक्चर में आपको कराऊंगा। और साथ में मैं आपको कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक बातें मैं आपको इस इंट्रो लेक्चर में कराऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को फिर शुरू करते हैं। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आइए आपका इंतजार था। जी हाँ फ्रेंड्स, गाना से आपका हमारा जो है मूड फ्रेश होता है, हमारा और आपका सबका मूड फ्रेश होता है। तो ये गाना जो है मैंने जो है गुनगुनाया आपके समक्ष, वो इसलिए था स्टूडेंट क्योंकि इस आपका कॉनिक सेक्शन का जो डिमांड है आपका बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये कह रहे थे कि सर कॉनिक सेक्शन का वीडियो बनाइए। तो थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन आज से मैं आपका कॉनिक सेक्शन का जो है वीडियो आपका जो है लेक्चर आपका शुरू कर रहा हूं। तो इसलिए ये गाना मैंने आपको गुनगुना के सुनाया और कोई बात नहीं है। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 जिसका नाम मैंने इंट्रो लेक्चर रखा है, इसको मैं आपको प्री कैलकुलस क्लास कहूंगा। यानी कैलकुलस पढ़ने से पहले आपको ये सब जो है जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो सब आपको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से जान लेना है। कैलकुलस को बेस को समझना है, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसलिए इसका नाम प्री कैलकुलस, यानी कैलकुलस पढ़ने से पहले ये आपको अच्छे से समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना है। चैप्टर नंबर 10 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर था, जिसमें स्ट्रेट लाइन और उसका इक्वेशन के बारे में आपको बताया गया था, किस तरह से उसका इक्वेशन बनता है, कितने तरह से बना सकते हैं इक्वेशन, और लोकस के बारे में भी बताया गया था चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत हो चुका है। अब ये आपका हमारा चैप्टर नंबर आपका 11 है कॉनिक सेक्शन में। इसमें हम लोग और कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। कर्व्स में जैसे कि आपका हमारा हो जाएगा सर्कल, आपका पाराबोला, उसके बाद आपका इलिप्स, और उसके बाद हाइपरबोला। ये सभी कर्व है, तो इसको हम लोग कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं इन सभी कर्वों को। तो कॉनिक सेक्शन क्यों नाम पड़ा ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसको बताने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कॉनिक सेक्शन का जो है आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कह ले आपको इतिहास बता दूं। ये जो है ज्योमेट्री का इतिहास काफी पुराना है स्टूडेंट। आपका बात करें यूक्लिड से, जो कि आपका एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यूनान के थे। ग्रीक मतलब आपको यूनान देश के थे। तो उन्होंने 300 बीसी में, यानी कि 300 बिफोर क्राइस्ट में क्या किया, उन्होंने आपका इन सभी कर्वों के बारे में स्टडी की। उन्होंने क्या किया, एक डबल आपका नेफ्ट राइट सर्कुलर हॉलोकोन और एक प्लेन के माध्यम से, आप प्लेन के माध्यम से उसको इंटरसेक्ट करके अलग अलग कर्व्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया यूक्लिड ने। उसके बाद अपोलिनियस आए, वो भी आपका हमारा ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने आपका जो बहुत सारा कुछ कर्व है उसका नाम दिया, जैसे पाराबोला और हाइपरबोला, इसका नाम जो है आपका अपोलिनियस ने दिया। उसके बाद आपके हमारे आए रेन डिकार्ट साहब। रेन डिकार्ट साहब ने एनालिटिकल ज्योमेट्री का शुरुआत किया, मतलब कि आपका एनालिटिकल यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर शुरुआत किया। ज्योमेट्री में आपका अलजेब्रा का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते गए। और हालांकि जो है फॉर्मेट पेरियर जो है पहले कर चुके थे आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री का शुरुआत, लेकिन उनका पब्लिकेशन बाद में हुआ, इसलिए क्रेडिट किया किसको, आपका हमारा रेन डिकार्ट्स को। उसके बाद आते हैं आपके हमारे न्यूटन साहब और भी बहुत 2-3 मैथमेटिशियन आते हैं, जो कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नकारते हैं और अपना जो है अपना लाते हैं, जो कि पोलर और बाइपोलर सिस्टम से वो स्टडी करते हैं। आपके फंक्शन ऑफ कर्व्स को निकालना उन्होंने सिखाया न्यूटन ने, जिसमें बाइपोलर, पोलर और बाइपोलर सिस्टम आया। उसके बाद आपका लेमेट्रिजबर्ग ने आपका एक टर्म यूज किया एब्सिसा, मतलब कि हिंदी में भुज, और आपका आते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का यूज किया लेमेट्रिजबर्ग ने। और उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आए स्टूडेंट, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और क्या किया, इसका खोज किया, इसको सर्च किया। जिनमें प्रमुख जो नाम है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ये क्लैरियट आए, जिन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला दिया आपका प्लसमी फॉर्म में, और उन्होंने इंटरसेप्ट फॉर्म जो है आपका हमारा इक्वेशन का, लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उसका भी इक्वेशन इन्हें ने दिया, क्लैरियट ने। और क्रैमर्स रूल आपको मैंने बताया। तो क्रैमर्स ने क्या किया, आपका 2 एक्सिस पे आपका हमारा सर्कल का इक्वेशन दिया। सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, तो किसने दिया, आपका हमारा क्रैमर्स ने दिया, ठीक है। जो कि इक्वेशन है आपका y माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू r, इसको क्रैमर्स ने दिया। और उस समय जो था ये बहुत ही अच्छी बुक थी जब एनालिटिकल ज्योमेट्री की, जो कि क्रैमर्स ने लिखी उस समय। और मॉगे ने 1781 में आपको जो है मॉडर्न पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसको दिया। यानी कि y माइनस आपका y डैश इक्वल टू a इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश, ये आपके मॉगे ने दिया। यानी कि आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म जो इक्वेशन ऑफ लाइन है आपको बताया गया है 10 चैप्टर में, उसको मॉगे ने दिया है। एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, जो टू लाइंस कब परपेंडिकुलर जो है आपका हमारा परपेंडिकुलर होंगे, उसका भी यही इसी ने दिया। तो क्या था, ए इंटू ए डैश प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी ए इंटू ए डैश इक्वल टू माइनस 1 होगा, तब हमारा दोनों लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ए डैश यानी कि एम और एम डैश समझिएगा, ठीक है। एम आपका हमारा स्लोप है, तो एम आपका पहला लाइन का स्लोप है और एम डैश आपका दूसरा लाइन का स्लोप है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आए तो हमारा दोनों लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बताया गया चैप्टर 10 में। उसके बाद एल लेकोसी वाज prolific textbook writer but a contribution to analytical geometry are found scattered। जो इन्होंने आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो भी आपका दिया था, इसमें उतना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था, स्कैटर्ड था इनका जो भी दिया इन्होंने। he gave the 2 point form equation of a line। 2 point form में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है आपको बताया गया है, तो वही इन्होंने ही दिया, एस लोकोसी। तो यह है y माइनस आपका बीटा, आपका y माइनस आपका y0, तो यहां पर बीटा दिया गया, तो y माइनस बीटा बराबर b डैश माइनस b बाई अल्फा डैश माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। इस तरह से जो आपने पढ़ा है y माइनस आपका y1 आपका फिर से y2 माइनस आपका y1 बटा में आपका x2 माइनस x1 इंटू आपका x माइनस आपका x1। तो इस फॉर्म में आपने पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहां पर अल्फा और बीटा दिया गया, ठीक है। तो बीटा बीटा डैश और अल्फा डैश पॉइंट लिया गया है, इससे बनाया गया है। उसके बाद एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा ऑन द लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन अल्फा बीटा से, एक लाइन से आपका एक लाइन का इक्वेशन दिया है y बराबर आपका ax प्लस बी, क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट से आपका एक लाइन का क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपका d बराबर आपको बताया गया है। तो ये है आपका बीटा माइनस आपका a माइनस आपका b बाई बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस आपका a माइनस b बाई रूट अंडर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इस फॉर्म में आपका हमारा डिस्टेंस दिया एक पॉइंट से आपका, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। आपके जो है लेक्सोसी, एसएफ लेक्सोसी, और ही इस फॉर्मूला टू फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू लाइन वाज, दो लाइन के बीच का जो एंगल है किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यह भी दिया। tan थीटा इक्वल टू आपका a डैश माइनस a बाई 1 प्लस आपका a इंटू a डैश, ठीक है, ये दिया। यहां पर आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा m के फॉर्म में, तो आपका m2 माइनस आपका m1 बाई 1 प्लस
M2 इंटू M1। M2 और M1 क्या है आपका सेकेंड और फर्स्ट लाइन का स्लोप है। इस तरह से आपने पढ़ा, ये आपके मॉड में वैल्यू। तो दो लाइनों के बीच का जो हमारा एंगल थीटा है वो कैसे निकल सकता है, जब दोनों का स्लोप हमें मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद ये फॉर्मूला आपके हमारे जो है SF लैकोसी ने दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इन सभी फॉर्मूला का जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री का खोजने के बाद 150 साल लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज या अपोलोनियस या फिर आपका इक्लूड, इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान किया आपके जो है ज्योमेट्री में। और ज्योमेट्री आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाद में आया, जिसको नाम हमने बताया आपको रेन डिकार्ड्स ज्योमेट्री का पहले खोज हुआ। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री विश्लेषणात्मक ज्यामिति जिसको कहते हैं, रेन डिकार्ड्स साहब के बाद तो ये सभी आए। तो अब आपको जो है हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस, इंडियन जो एशियंट मैथमेटिशियन थे और आपका जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूनान के लोग, उन्होंने ये जो ज्योमेट्री है उसको डेवलप करने में काफी योगदान दिया। यानी कि काफी पुराने जमाने से आपका काफी एंशिएंट टाइम से हमारा ज्योमेट्री का ये पढ़ाई ये लोग हमारे मैथमेटिशियन लोग करते आ रहे थे, इंडियन मैथमेटिशियन और आपके जो है ग्रीक मैथमेटिशियन। ज्योमेट्री का मतलब ही होता है आपका जियो जोड़ मैट्रॉन, यानी कि जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी कि अर्थ को मापना। तो अर्थ को किस तरह से माप सकते हैं, इसी का जो है आपका हमारा प्रोसेस, इसी का जो विधि है वो हमारा ज्यामिति है। तो पहले ज्यामिति आया और फिर उसके बाद उसमें हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, रेन डिकार्ड्स के आपके रेन डिकार्ड्स साहब के बाद। यानी तो हिस्ट्री में आपको इसलिए बताया स्टूडेंट कि ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री बताने का ज्यादा कोई तुक नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो हिस्ट्री आपने जान लिया। अब ये जान लीजिए कि ये जो है आपका हमारा कर्व्स जो कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, जिसको आपको कॉनिक सेक्शन भी कहते हैं, जैसे सर्कल हो गया, आपका पैराबोल होगा, इलिप्स हो गया और हाइपरबोला हो गया। तो इसका यूज क्या है, इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग ग्रहों की गति यानी कि जो हमारा प्लेनेट है उसका प्लेनेटरी मोशन है उसको समझने में करते हैं। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सभी जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करते हैं, कैपलर्स का आपका लॉ। ठीक है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आपने पढ़ा। तो उसमें कैपलर्स ने क्या किया, सभी ग्रह जो है आपके इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। यहाँ जो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल वो क्या है आपका हमारा एक कर्व है, जिसको एक कर्व है, कॉनिक सेक्शन है। उसके बाद आपका हमारा जो टेलीस्कोप हुआ आपका बनाने में, एंटीना को डिजाइन करना, लाइट का रिफ्लेक्टर बनाने में जो है आपका, या गाड़ी का हेडलाइट्स है उसको डिजाइन करने में हम कॉनिक सेक्शन जो है हमारा बहुत हेल्प करता है। तो कॉनिक सेक्शन ये सब आपका हमारा कॉनिक सेक्शन ये सब कर भी है, तो इसको हम लोग कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं। तो इसका देखिएगा, इसका हमारा नाम जो है कॉनिक सेक्शन पढ़ने के पीछे रीजन क्या है आप देखिएगा यहां पर। इसमें आप समझिएगा कि एक लाइन हम यहां पर जो है आपका L1 लेते हैं जो कि हमारा फिक्स है, जो कि हमारा फिक्स मतलब कि आपका स्थिर है। ठीक है, L1। और एक आपका हमारा दो है दूसरा लाइन L2 लेते हैं जो कि हमारा मूव कर रही है, और एक कांस्टेंट एंगल पर मूव कर रही है, यानी कि एक अक्षर एंगल पर मूव कर रही है। मान लेते हैं ये एंगल आपका हमारा 60 है, तो 60 पे इस तरह से आपका हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है इस तरह से। तो ये जो लाइन L2 है, L1 को कहां पर आपका हमारा मान लेते हैं, L1 को इंटरसेक्ट करती है, तो मान लेते हैं V बिंदु पे आपका हमारा इंटरसेक्ट करती है। यहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट का नाम हम V ले लेते हैं। तो देखिएगा जब हम L2 को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आपका L1 लाइन हमारा फिक्स है और ये पॉइंट भी आपका फिक्स है, तो जो हमारा सरफेस मिलेगा वो किस तरह का सरफेस मिलेगा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो सरफेस मिलेगा आपका हमारा एक डबल नैप राइट सर्कुलर हॉलो कोन मिलेगा। ये जो सरफेस है जिसका नाम है आपका ए डबल नैपेड राइट
सर्कुलर कोन, यानी कि एक आपका एक लंबवृत्तीय खोखला, एक लंबवृत्तीय द्वि खोखला शंकु मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको काफी जो है इमेजिनेशन करना, कल्पना ज्यादा करना, अपने आप इमेजिनेशन पावर बढ़ाना है। तो देखिएगा, ये जो हमारा लाइन है आपका, ये हमारा लाइन क्या है आपका L1, जो कि फिक्स लाइन है, और ये जो आपका लाइन है आपका हमारा L2, जो कि आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो डबल नैप्ड आपका राइट सर्कुलर कोन है, इसको हम लोग सिंपल कोन कहेंगे। देखिएगा ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका, हमारा एक राइट सर्कुलर कोन है। कोन के बारे में आपने पढ़ा, ये राइट सर्कुलर आपका हमारा हॉलो कोन है, जिसमें अंदर में आपका खाली है। तो ये आपका हमारा इसका रेडियस, और ये आपका हमारा उसका जो है आपका हमारा कोन का हाइट है, यानी कि आपका हमारा वर्टिकल हाइट। ठीक, तो देखिएगा कि हमारा ऊपर वाला भाग क्या है आपका हमारा कोन है, नीचे वाला भी आपका भाग हमारा क्या है, कोन है। तो ये जो पॉइंट है आपका V, ये क्या है हमारा वर्टेक्स ऑफ कोन है, यानी कि कोन का हमारा शीर्ष है। इसको हम लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ कोन, यानी कि आपका शंकु का शीर्ष। ठीक है, और ये जो लाइन L मूव कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनरेटर। ये है आपका जेनरेटर, यानी कि आपका जेनरेटर ऑफ आपका जो है कोन कह सकते हैं, जनरेटर ऑफ कोन, यानी कि शंकु का जनक। इसी से शंकु आपका हमारा जनरेट हो रहा था, इसलिए हम उसका नाम रख दिए शंकु का जनक, यानी कि जनरेटर ऑफ कोन। और जो लाइन आपका L1 है, ये आपका फिक्स लाइन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ कोन। ये हो गया एक्सिस ऑफ कोन, यानी कि शंकु का अक्ष। ठीक, तो शंकु का अक्ष हो गया ये आपका लाइन हमारा L1। और ये जो कोन दिख रहा है, ये कोन आपको हमारा क्या कहलाते हैं, नैप्स कहलाते हैं। तो ऊपर वाला जो कोन है, इसको हम लोग अपर नैप कहेंगे, यानी कि ऊपरी नापे। और नीचे जो आपका कोन है, इसको हम लोग कहेंगे लोअर नैपे, यानी कि आपका निचला नापे। ठीक है, याद रखेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, नैप्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, वर्टेक्स जो होता है आपके हमारे क्या करता है, जो है आपको हमारा जो है कोन को दो नैपेस में डिवाइड करता है, पहला अपर नैपे और दूसरा निचला नैपेस। इसी कोन को हम लोग नैपे भी कर रहे हैं। तो ये जो वर्टेक्स है, दो आप कोन को हमारा, ये जो है डबल कोन, एक नीचे कोन है और ऊपर आपका कोन है, तो ये वर्टेक्स ही दोनों को क्या है, सेपरेट कर रहा है। ये आपका पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कोन को ये उन नीचे और ऊपर हम लोग अनडिफिनिट डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि और ये L2 है, तो लाइन क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। तो इसको नीचे भी और ऊपर में भी हम लोग इसको फैला सकते हैं अनंत रूप से। ठीक है, तो देखिएगा कि क्या किया, सबसे पहले आपके हमारे इक्लूड ने कि एक डबल नैप राइट सर्कुलर हॉलो कोन लिया और एक प्लेन लिया, और प्लेन से क्या किया, इस नैप को अपर पार्ट में या फिर लोअर पार्ट में से इंटरसेक्ट किया, और इंटरसेक्ट करने के बाद आपका जो हमारा कर्व्स आया उसका स्टडी किया। तो यहां पर दो स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में या तो अपर पार्ट में हम लोग इसको स्नैप्स में, अपर नैप्स में इंटरसेक्ट कर सकते हैं प्लेन से, या लोअर में, बात सेम है। या दूसरी स्थिति है कि इसके हमारा वर्टेक्स में हम लोग जो है प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे दूसरी स्थिति में। तो देखेंगे अलग अलग स्थिति में हमें अलग अलग जो है कर्व्स मिलेगा, उस कर्व्स की स्टडी हम लोग जो है अब यहां पर मैं आपको जो है बता रहा हूं। स्टडी आप यहां देखेंगे, देखिएगा, एक हमने डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन लिया,
या सिर्फ हमने कौन लिया, ठीक है, ये आपका डबल नेप राइट सर्कुलर कोन हो गया। तो अभी हम केस आपका 1 में अपर पार्ट या फिर लोअर पार्ट में हम लोग प्लेन से इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले इसका एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लें, आपका हमारा कोन का, ये आपका L1 है, तो एक्सिस ऑफ कोन है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये आपका हमारा वर्टेक्स ऑफ कोन है, तो इस प्लेन के साथ अपर नैप में हमने इंटरसेक्ट किया। प्लेन क्या है आपको बताया गया, प्लेन आपका हमारा 2D सरफेस है जिसमें केवल आपका हमारा लेंथ और ब्रेथ होता है, जिसको हम लोग चारों डायरेक्शन में इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक हमारा आपका फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट स्मूथ सरफेस होता है, और एक 2D शेप्स होता है, यानी कि एक द्विविमीय आकृति होती है जिसको इधर 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 और इधर हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको आपको कल्पना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक प्लेन है, इसको हमने अपर पार्ट में इसको क्या कर दिया, अपर का पार्ट में इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि परिच्छेद कर दिया। तो ये देखिएगा, ये एंगल जो है आपका हमारा कांस्टेंट एंगल अल्फा लिया, यानी कि एक अचल कोण, जैसे 60 है तो 60 पे ही घूम रहा है। और ये प्लेन का आपका हमारा, आपको इसको कल्पना करना, इमेजिन करके, ये प्लेन का एक्सिस है और ये आपका हमारा कोन का एक्सिस है। तो ये प्लेन का एक्सिस और कोन के एक्सिस के बीच जो एंगल बना उसका हमने एंगल का नाम रख दिया बीटा, ठीक है। तो पहला जो केस है उसमें हम देखेंगे कि जब इस बीटा आपका जो हमारा डबल नैप जो कोण है उसके एक्सिस और इस प्लेन के एक्सिस के साथ जो बना बीटा कोण, अगर उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इस बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा, तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग जो प्लेन और अपर नैप्स के साथ जो हमारा आपका इंटरसेक्टिंग कर्व्स होगा, उस कर्व्स का नाम हमारा क्या होगा, आपका एक सर्कल होगा। यानी कर्व्स मतलब आपका वक्र, ये आपका हमारा कर्व्स है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो बीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो जिसमें जो कर्व होगा वो क्या होगा आपका, या जो सेक्शन हमारा आएगा कट के, वो क्या आएगा आपका हमारा सेक्शन होगा, आपका परिच्छेदन होगा एक सर्कल। यानी कि ये जो हमारा कर्व होगा उसका नाम हो जाएगा आपका सर्कल। एक क्या है, कर्व है, जिसको हम क्या कहेंगे, आपका जो हमारा सेक्शन आएगा उस कर्व का नाम क्या होगा, आपका हमारा सर्कल, यानी कि वृत्त, ठीक है। याद रखिएगा बीटा जब 90 होगा तो, ठीक है। तो पहला जो है, पहला कंडीशन में बीटा जब 90 होगा तो उस समय हमारा जो कर्व आएगा उसका नाम क्या है, आपका सर्कल। और इसको हम लोग कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं। क्यों कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमने एक डबल नेप्ड कोन में आपका एक प्लेन के इंटरसेक्शन से ये हमारे कर्व्स हमें मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आपका कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन के नाम से ही ये सब आपका सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला जो है, इलिप्स, ये सब फेमस है। इसको हम लोग लोकस भी बोलते हैं, आपका बिंदु पथ। ये सब सर्कल क्या है, पैराबोला क्या है, आपका हाइपरबोला क्या है, आपका इलिप्स क्या है, आपका हमारा लोकस का ही पार्ट है। लोकस आपका स्ट्रेट लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन भी क्या है, लोकस ही है। तो इसको लोकस भी कर सकते हैं या कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन के नाम से ज्यादा ही प्रसिद्ध है सब जो है ये सब। तो देखिएगा दूसरा केस में ये जो हमारा प्लेन होगा, देखिएगा इस प्लेन का जो एक्सिस है उसका एंगल और ये जो हमारा कोण का जो एंगल है अल्फा, तो ये अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू अल्फा से छोटा हो और बीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। समझ रहे हैं, यहां पर हम लोग इस तरह से थोड़ा सा इसको हम इस तरह से टिल्ट करके प्लेन को आगे इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे अपर नैप में, तो जो हमें आकृति मिलेगी वो क्या होगी, आपका हमारा जब अल्फा की वैल्यू बीटा छोटा और बीटा की वैल्यू 90 से छोटा हो, तो जो हमारा सेक्शन मिलेगा प्लेन और इस डबल नैप अपर नैप कोण के साथ, वो क्या होगा, आपका हमारा एक इलिप्स होगा। जो कर्व मिलेगा वो इलिप्स होगा, यानी कि चपटा हुआ आपका हमारा जो है वृत्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इलिप्स को दीर्घवृत्त, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है, इस तरफ से आपको फिगर के माध्यम से सब चीजें समझ लेना है और ये कंडीशन भी समझ लेना है, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा केस में,
तीसरा केस में क्या है कि जब बीटा की वैल्यू, ये जो बीटा है आपका हमारा, ये बीटा, इसकी वैल्यू अगर इस अल्फा के वैल्यू के बराबर हो, तब हमारा जो सेक्शन मिलेगा या तब जो हमारा जो कर्व्स मिलेगा उसका नाम क्या है आपका हमारा पाराबोला, जिसको हिंदी में कहा गया परवलय। ठीक है, तो उसका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फिगर उसका। यहां भी हम लोग एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलोकोन लेंगे। ये इसका एक्सिस है L1। तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं कि यहां पर हम लोग किस तरह से ले रहे हैं, यहां पर एक हम प्लेन ले रहे हैं इस तरह से, जिसका ये हमारा इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा क्योंकि कांस्टेंट एंगल है। तो जिसका एंगल है आपका हमारा, मान लेते ये आपका बीटा, तो इसमें जो है अल्फा और बीटा अगर सेम है तो यहां पर हमारा जो सेक्शन मिलेगा, इस तरह का सेक्शन आपका हमारा क्या मिलेगा, आपका एक पाराबोला मिलेगा, इस तरह से पाराबोला मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है जब बीटा बराबर अल्फा हो जाए तो इसमें क्या मिलेगा, हमारा जो सेक्शन यानी जो कर्व मिलेगा उसका नाम है पाराबोला यानी परवलय। अब देखिएगा चौथा स्थिति में, ये तीनों स्थिति में आप देखिएगा 1 2 3 स्थिति में ये जो प्लेन है और ये जो आपका हमारा नैप्स है वो पूरी तरह से प्लेन क्या कर रहा है, नैप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है पूरी तरह से। फिर आप देखेंगे हम लोग चौथा स्थिति में क्या, चौथा स्थिति में है आपका हमारा कौन सा कर्व मिलेगा, देखिएगा चौथा स्थिति में क्या है, जब हमारा बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो जाए और बीटा की वैल्यू हमेशा अल्फा से छोटी हो, तो इस केस में हमारा जो होगा वो हमारा जो सेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइपरबोला, यानी जो कर्व मिलेगा उसका नाम है हाइपरबोला यानी कि अति परवलय, ये मिलेगा। और इस केस में, चौथा केस में जो हमारा प्लेन होगा वो दोनों नैप्स में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दोनों नैप्स में इस तरह से। आपका L1 है, इस दोनों नैप्स में हमारा प्लेन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और इसमें जो हमारा कर्व से आएगा वो क्या होगा, आपका हमारा हाइपरबोला होगा यानी अति परवलय होगा। ठीक है, तो चारों स्थितियों को आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में चारों आपको हमारा जो है सेक्शन मिला, चारों कर्व्स मिल गया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका हमारा कॉनिक सेक्शन, एक डबल नेप राइट सर्कुलर होलोकोन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से ही सब मिला, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉनिक सेक्शन। तो चलिए अब आपने देखा कि कौन सी स्थिति में कौन सा कर्व आपको मिल जाता है। अब इसका हम लोग डीजेनरेटेड जो है पढ़ेंगे, डीजेनरेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन यानी कि अपभ्रष्ट आपका शंकु परिच्छेद। देखिएगा ये क्या है, देखिएगा डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन यानी कि अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद। तो यहां पर भी हम लोग क्या लेंगे, एक का आपका हमारा डबल नेप्ड राइट सर्कुलर होलोकोन लेंगे, ठीक है, ये हमारा कोन का आपका एक्सिस है और ये आपका हमारा, ये लाइन आपका हमारा L1 था और ये लाइन L2 जिसको हमने जनरेटर कहा, यानी कि आपका जनक, ये लाइन आपका L2 इस तरह से घूम रही है और इस कोण को, ये जो लाइन L2 है L1 के साथ अल्फा कोण, कांस्टेंट कोण यानी अचर कोण के साथ घूम रही है।
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेन है उसको अपर या लोअर लैप में हम लोग नैप्स में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको ऊपरी नापे और निचली नापे में हम लोग इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये प्लेन का जो आपका हमारा वर्टेक्स है उसके ऊपर, यानी प्लेन के शीर्ष के ऊपर करेंगे। तो क्या होगा, यहां से हम जो प्लेन के शीर्ष के ऊपर करेंगे, इस आपके प्लेन से आपका इंटरसेक्ट इस आपके मेरे कोण पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन आपका L2 है जनरेटर और ये आपका हमारा प्लेन का एक्सिस है आपका इमेजिनरी, इसका एंगल हमने क्या लिया था, बीटा। तो फर्स्ट केस में आप देखिएगा कि फर्स्ट केस में आप हमारा जो देखेंगे कि ये जो अल्फा की वैल्यू है, ये जो आपका बीटा देख रहे हैं, ये बीटा की वैल्यू अगर अल्फा से बड़ी या अल्फा की वैल्यू बीटा से छोटी, ये भी कह सकते हैं, और बीटा की वैल्यू आपका 90 से छोटी, 90 डिग्री से छोटी या 90 के बराबर हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका हमारा इंटरसेक्शन होगा, ये आपके प्लेन और इस जनरेटर के बीच एक क्या आएगा, आपका एक हमारा पॉइंट आएगा। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ सेक्शन मिलेगा क्या होगा, आपका एक पॉइंट यानी कि एक बिंदु मिलेगा। ये हमारा डीजेनरेटेड केस है, ठीक है, यानी कि अभ्रष्ट शंकु परिच्छेद। अब ध्यान दीजिएगा दूसरी बात कि जब हम लोग फिर से हम लोग अलग जगह पे हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे आपका प्लेन के साथ एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन के साथ, हॉलो कोन के साथ, तो अब हम लोग जो स्थिति है यहीं से करेंगे, आपका हमारा वर्टेक्स पे ही रहेगा। अब हमारा जो है इस तरह से आप हमारा आगे हम कर सकते हैं, देखिएगा ये हमारा प्लेन है और ये आपका हमारा आपका एक्सिस है कोण का, तो ये आपका हमारा एंगल जो है कांस्टेंट है अल्फा, और ये जो आपका हमारा दिख रहा है आपका ये आपका जनरेटर है, तो इस जनरेटर के साथ और इस एंगल के साथ आपका ये जो हमारा एक्सिस है आपका प्लेन का, इसका एंगल क्या हमने नाम दिया, बीटा। तो अगर इस केस में आप देखिएगा, इस केस में अगर हमारा जो बीटा है वो अल्फा के इक्वल हो जाता है, ये जो बीटा एंगल है वो अल्फा के इक्वल हो जाता है, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, सेक्शन जो मिलेगा आपका हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा। यानी कि जो सेक्शन मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा जो डीजेनरेटेड किसका केस है, आपका डीजेनरेट आपका हमारा पाराबोला का, तो लिख सकते हैं इट इज ए डीजेनरेटेड केस ऑफ पाराबोला। यानी कि यहां पर आपका हमारा पाराबोला नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा आपका डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन, ठीक है। यहां पर हमारा पाराबोला ना मिलके क्या मिलेगा, आपका सेक्शन क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक। अब देखिएगा थर्ड केस में जब बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, 0 डिग्री के, और बीटा की वैल्यू हमेशा अल्फा से छोटी हो, तो इस केस में हमारा जो मिलेगा आपका हमारा क्या मिलेगा, सेक्शन आपका हमारा ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, आपका ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि आपका हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, इस तरह से आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें आपको दो केस है, जब बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और अल्फा छोटी हो, तो यहां से हमारा दो आपका पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, और दूसरा में जब बीटा की वैल्यू 0 के बराबर और अल्फा के से क्या हो, छोटी हो, तो भी आपका हमारा क्या मिलेगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन यानी अभ्रष्ट शंकु परिच्छेद क्या है, और कौन कौन से कंडीशन में हमारा कौन सा डीजेनरेटेड केस है। आपका हमारा यहाँ पर देखिएगा क्या मिलेगा, जो आपका ये जो कंडीशन होगा तो यहाँ पर हमारा जो है सेक्शन मिलेगा पॉइंट, और ये जब हमारा जब कंडीशन होगा बीटा बराबर अल्फा तो क्या मिलेगा, आपका हमारा स्ट्रेट लाइन। और इसमें ध्यान देना है कि ये जो हमारा प्लेन है वो कोण के कहां पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, आपके वर्टेक्स पे। यानी कहने का मतलब है ये जो आपका हमारा प्लेन है ना ही अपर लैप में और ना ही लोअर लैप में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है। कहां पर कर रहा है, आपके कोण के वर्टेक्स के ऊपर, समझ गए। तो ये आपका हमारा कोण के वर्टेक्स पे जब प्लेन आपका इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमारा क्या होगा, डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन होगा। अलग अलग स्थिति में कौन सा डीजेनरेशन हो रहा है, आपका 3 कंडीशन आपको दिखाया गया। तो सेकंड कंडीशन में आपका हमारा डीजेनरेटेड पैराबोला है, और थर्ड कंडीशन आपका डीजेनरेटेड आपका जो है हमारा हाइपरबोला है।
यहां पर हाइपरबोला का डिजेनरेटेड केसेस है, यानी अति परवलय का। ये आपका परवलय का है और ये आपका अति परवलय का। तो इन सब का इक्वेशन जो कि आपका हमारा सर्कल आ रहा जो कर्व है, अब जिसको हम लोग कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, तो जो सर्कल है उसका इक्वेशन और पैराबोला का इक्वेशन, उसके बाद इलिप्स का इक्वेशन और हाइपरबोला का इक्वेशन, सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी मानक इक्वेशन ही हमें पढ़ना आपका 11th और 12th में। उसके बाद इसका जो अलग इक्वेशन है आपका हमारा जनरल इक्वेशन है, उसको आपको हमारा और हायर क्लासेस में पढ़ना है, यानी कि जो व्यापक समीकरण है उसको हायर क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन मैं स्टूडेंट आप सबको जो सर्कल है और जो पैराबोला है उसका आपको मैं जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का मानक समीकरण और जो जनरल इक्वेशन है आपका व्यापक समीकरण, उसको मैं आपको साथ में जो है आपका उसका बताऊंगा क्या है और उसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। सर्कल का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसका जनरल इक्वेशन दोनों को एक साथ ही मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस सर्कल का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं और जनरल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर में लेक्चर नंबर आपका 2 में मैं आपका सर्कल का जनरल इक्वेशन और आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन दोनों एक साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट। इस वीडियो में मैंने आपको जो है कॉनिक सेक्शन क्या है ना, अलग अलग केसेस में आपका कौन सा हमारा कर्व्स मिलेगा, कौन सा कॉनिक सेक्शन मिलेगा, ये सब बताया आपको। डीजेनरेटेड केस अभी आपको बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिएगा हमेशा की तरह और मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहते रहिएगा। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।